टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु का होमवर्क सीरीज। ये छठा नंबर का वीडियो है। आपको इससे 5 पहले हमने आपको करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। और इसका पीडीएफ आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वीडियो के अंत में जो है कल का आपको होमवर्क दिया जाएगा, इसीलिए वीडियो को अंतिम रूप से देखें। अगर आपको पेपर मिल रहा है यानी कि क्वेश्चन बैंक जो हम होमवर्क दे रहे हैं, अगर वो होमवर्क आपके पास बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ के आइए। अगर नहीं भी है, चाहे करंट अफेयर का ना हो होमवर्क, अथी मतलब बोल सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक ना हो या तो और कोई भी क्वेश्चन ना हो, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। हम वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से कवर आपको करेंगे, तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए हम लोग प्रथम नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, यानी G20 का जो 19वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ, ये कहाँ पर हुआ है तो आपको पता होगा, ये ब्राजील में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ब्राजील में। अच्छा, ब्राजील का शहर आपको पता है किस शहर में हुआ है? तो याद रखिए, रियो डी जेनेरियो में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? रियो डी जेनेरियो में हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रहनी है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ पूछा गया है G20 की स्थापना कब की गई थी, तो 1999 में किया गया था। कब किया गया था? 1999 में। बोल रहा है G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपको पता होगा G20 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? भारत में किया गया था। और भारत में जो है एक देश शामिल हुआ था, इसमें 21 अब हो जाएगा, G21 हो जाएगा। और एक देश जो शामिल हुआ था उनका नाम क्या था, तो याद रखनी है, अफ्रीकन यूनियन था। क्या बोलिएगा? अफ्रीकन यूनियन उनका नाम था, ठीक है। तो इतना चीज आपको एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? यानी भूख सूचकांक मतलब बोल सकते हैं हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स में भारत का कितना है? 105वां स्थान है। तो ये चीज ध्यान देनी है। यहाँ पर दिया गया है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, यानी एचडीआई। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम लोग एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका हमने आपको पहले भी बताया है। तो इसमें स्थान भारत का कितना है? 134वां स्थान है। और बोल रहा है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता बोल सकते हैं, मीडिया मीडिया को आज़ादी तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन 159वां जो है इसको मिला है रैंक। और यहाँ पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एचडीआई जो है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? तो याद रखनी है, यूएनडीपी जारी करता है। कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखिएगा। उत्तरी कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है? तो याद रखिएगा, जस्ट उत्तरी कोरिया का आप उल्टा कर दीजिए, दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया को ये अपना दुश्मन मानते हैं और इसका चर्चा जो है ये अपना संविधान में कर दिए। कहाँ पर कर दिए? संविधान में कर दिए, ठीक है। अब देखिए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को किस रेखा द्वारा अलग होते हैं? तो याद रखनी है, ये जो अलग होते हैं 38 डिग्री अक्षांश रेखा के द्वारा। किसके द्वारा? 38 डिग्री अक्षांश रेखा के द्वारा। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसको करते हैं अलग? और याद रखनी है एक 17 डिग्री, ये दोनों आपसे पूछा जाएगा। तो 16 डिग्री की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका, याद रखनी है, उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री से कौन अलग होता है? दक्षिणी सह्याद्री अलग होता है, ठीक है। और वहीं बात करेगा 17 डिग्री, तो याद रखनी है ये उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करता है। क्या बोलिएगा? उत्तरी वियतनाम से लेके दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश द्वारा की गई थी? बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत की बात करिएगा तो ये चीन देश के द्वारा किया गया था। कहाँ द्वारा? चीन देश के द्वारा। किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया? तो ऐसा कौन सा देश था जो कि बेल्ट एंड ट्रेड रोड पहल की शुरुआत में शामिल कर दिया, मतलब मना कर दिया? तो वो आपका देश हो जाएगा कौन? ब्राजील हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखनी है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा किया गया है? यानी कि ये जो चागोस द्वीप था ये कहाँ का द्वीप है? तो ब्रिटेन का द्वीप है, ठीक है। और इसको जो है दूसरे को सौंपने का, तो ये किसको सौंपेगा? तो याद रखनी है, मॉरिशस को सौंपेगा। किसको सौंपेगा? मॉरिशस को सौंपेगा। और चागोस द्वीप समूह किस महासागर में अवस्थित है? तो ये आपको पता है, हिंद महासागर में। कहाँ पर है? हिंद महासागर में द्वीप है, ठीक है। चलिए हिंद महासागर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल्म ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगुटान
कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है। यानी कि पॉल्म ऑयल किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा जो आपका ताड़ का तेल, ये नारियल तेल बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉल्म ऑयल। और इसका जो ऑर्गोटॉन कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है कौन सा देश, तो याद रखनी है मलेशिया देश ने। कौन सा देश हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया विश्व का सबसे बड़ा पॉल्म ऑयल उत्पादक देश कौन सा है, तब आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको पूछा जाएगा कि भारत में जो है पॉल्म ऑयल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो भारत में जब आपको पॉल्म ऑयल पूछ देगा तब आपको ध्यान देनी है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर से आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे। यानी कि 76वें गणतंत्र दिवस जो अभी हाल ही में हुआ है उसमें बोल रहा है कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो याद रखनी है उनका नाम था प्रवावो, क्या बोलते हैं प्रवावो, इसका नाम था सुप्रियांटो। क्या बोलिएगा, प्रवावो सुप्रियांटो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये याद रखनी है इंडोनेशिया जो आपका देश है, इंडोनेशिया का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या बोलिएगा, इंडोनेशिया का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये आपका जो है इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर आया था। अच्छा, बात करिएगा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस पे झंडे कौन फहराते हैं, तो याद रखनी है राष्ट्रपति फहराएंगे। क्या फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे 26 जनवरी को। वहीं बात करेगा स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर याद रखिएगा झंडा कौन फहराएगा, तो याद रखनी है प्रधानमंत्री मनाएंगे। कौन मनाएंगे, प्रधानमंत्री मनाएंगे, ठीक है, फहराएंगे। चलिए आगे सवाल देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है। यानी ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट जो है ये यूएनओ के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा। यहाँ पर अब आपका आता है यूएनओ, यूएनओ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले याद रखनी है यूएनओ, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, यानी कि बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो आपको पता होनी चाहिए 24 अक्टूबर 1945 को इनका स्थापना हुआ था। अच्छा, बात करिएगा इनका मुख्यालय कहाँ है, इनका मुख्यालय की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। और जब भी बात करेगा इनका जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएगा, इनका वर्तमान में जब भी अध्यक्ष पूछेगा तो याद रखनी है एंटोनियो, बोल सकते हैं एंटोनियो गुटारेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटोनियो गुटारेस, ठीक है। तो इतना चीज को आपको ध्यान देनी है। अच्छा, यूएनओ दिवस कब मनाता है अपना, तो याद रखनी है 24 अक्टूबर को। कब मनाता है, 24 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखिए क्या बोला गया है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने संगठन से हस्ताक्षर किए हैं। यानी कितने देशों पर बुद्धिमत्ता पर किया है, तो याद रखनी है 3 देशों ने। किसने किया है, 3 देशों ने। सबसे पहले हो जाएगा आपका अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के बाद याद रखनी है एक आपका हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। और एक याद रखनी है आपको एक और हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपीय यूनियन। क्या बोलिएगा, यूरोपीय यूनियन। इन तीनों देशों ने जो है इस पर जो है क्या बोला गया है, हस्ताक्षर किया है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिए क्या बोला गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया। यानी कि किस योजना पर 2024-25 का बजट जो है ये सबसे ज्यादा किया गया, तो याद रखनी है पीएम गरीब कल्याण योजना। क्या बोलिएगा, पीएम गरीब कल्याण योजना पे, ठीक है, सबसे अधिक पैसा खर्च किया गया। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी होगी। सबसे बड़ी योजना तो आपका हो जाएगा जनधन योजना। क्या बोलिएगा, जनधन योजना। जनधन योजना, जनधन योजना कब हुआ था, तो याद रखनी है इसकी शुरुआत 2014 में किया गया था। और 2014 में उस समय नरेंद्र मोदी बोले थे कि सभी जितने भी भारत के व्यक्ति हैं जो उसका जनधन योजना खाता है उसको सभी को 15 लाख रुपया करके भेजा जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं देखने को मिला। आगे की सवाल देखिएगा क्या बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत चोटियां महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है। देखिए ये सभी जो है दक्षिण भारत की पर्वत है बोल सकते हैं। और ये जो है क्या बोल सकते हैं, पश्चिमी भाग का है। क्या बोलिएगा, पश्चिमी भाग का है। क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। और ब्रह्मगिरी जो है आपका कर्नाटक के अंतर आते हैं। तो ये सभी कहाँ पर हो जाएगा, पश्चिमी पर्वत चोटियों के ये सब उदाहरण है। वहीं बात करिएगा थोड़ा सा पूर्वी भाग में कौन कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है आपका जैसे हो जाएगा यहाँ पर महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा याद रखनी है वेलकोंडा, पेलकोंडा हो गया, वेनगोंडा हो गया, पेनकोंडा हो गया, ठीक है, पेनकोंडा हो गया, नल्ला मलाई हो गया। तो ये सभी जो है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। उसी के नीचे थोड़ा सा और आइएगा तब आपको यहाँ पर मिलेगा, याद रखनी है पंचमलाई। क्या बोलिएगा, पंचमलाई हो जाएगा, सिरूमलाई हो जाएगा, और जवारी हो जाएगा, सेवरा हो जाएगा। ये सभी जो है आपका तमिलनाडु का है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखनी है, कौन पश्चिमी घाट का है, कौन पूर्वी घाट का है, ये आपको बिहार दरोगा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए
आगे की सवाल को देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की अगर सर्वाधिक संख्या की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में कुल 13 राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं बात करिएगा भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो याद रखिएगा हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क का अभी नाम चेंज करके कहाँ क्या रख दिया है? तो याद रखनी है जिम कॉर्बेट। क्या रखा था? जिम कॉर्बेट। और फिर इसका नाम में परिवर्तन किया और उसके बाद क्या रख दिया? रामगंगा नेशनल पार्क। और ये तीनों का तीनों एक ही है और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। वहीं कीजिएगा भारत का अभी लेटेस्ट जो है आपका कौन हो जाएगा नेशनल पार्क? तो भारत का सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क हो जाएगा रायमोना नेशनल पार्क। क्या बोलिएगा? रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क आपका कहाँ पर हो जाएगा? रायमोना नेशनल पार्क की बात करिएगा तो ये जो है असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम राज्य में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? यानी आरबीआई का जो है पहला केंद्रीय मतलब बोल सकता है कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखनी है कहाँ पर किया गया है? तो कलकत्ता में। कहाँ पर किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आरबीआई से जितने भी फैक्ट आते हैं इन सभी बातों को ध्यान देनी है, क्योंकि परीक्षा में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बात करिएगा आरबीआई। आरबीआई का गठन जो है किस अधिनियम के द्वारा हुआ है? तो 1934 के अधिनियम में हुआ है। और 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना की बात करिएगा तो 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ है। वहीं बात करिएगा सबसे पहले जो इसका अध्यक्ष बना वो कौन बना था? तो याद रखनी है एशबॉर्न स्मिथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशबॉर्न स्मिथ इसका सबसे पहला अध्यक्ष बना था। वहीं अगर आपको पूछेगा पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना था? तो याद रखनी है सी.डी. देशमुख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी.डी. देशमुख हो जाएंगे। और वहीं जो है अभी अगर आपको वर्तमान में पूछेगा अध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। अभी वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये किस क्रम के हैं? तो 26वें क्रम के हैं। अच्छा, आरबीआई का जो गठन हुआ किस कमेटी के सिफारिश पर? तो याद रखनी है यंग हिल्टन के सिफारिश पर। तो इतना बात आपको आरबीआई से याद रखनी है, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा को कब निरस्त किया गया था? देखिए मीसाक को कब निरस्त किया गया था? तो ये 1971 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1971 में लागू हुआ था। ठीक है, तो यही निरसित पूछ रहा है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और इसको किए थे कौन? याद रखनी है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो इंदिरा गांधी हुआ करता था। कौन हुआ करते थे? इंदिरा गांधी हुआ करते थे। यही इसका पूछेगा समाप्ति कब हुआ है? 7-6 साल चला था, तो 1977 में इसको समाप्त कर दिया। और उस समय भारत सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखनी है मोरारजी देसाई थे। क्या बोलिएगा? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसके अंतर्गत जो है सभी बोल सकते हैं आंदोलनकारी नेता को जो है बिना मतलब बोल सकते हैं रॉल एक्ट कानून वाला अपनाया गया और पकड़ के इसको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन है? देखिए सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी याद रखनी है भागीरथी, और एक नदी है अलकनंदा। दोनों का मिलन होता है तो उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? तो देव प्रयाग का होता है। क्या बोलिएगा? देव प्रयाग। और देव प्रयाग की आगे जाके धारा क्या कहलाता है? तो याद रखनी है गंगा कहलाती है। ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी निकलती है। अब यहाँ पर बात करिएगा कि ये कौन कौन सी नदियां हैं। तो ये जो ऊपर वाला जितने भी नदी आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या है? तो ऊपर वाला जितने भी नदी है गंगा का वो हो जाएगा आपका बाई नदी। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हो जाएगा आपका बायां नदी। और नीचे वाला जो भी नीचे से गंगा में आकर मिलती है वो हो जाता है आपका दायां तरफ सा। इसमें अब आपको कन्फ्यूजन नहीं करनी है। ठीक है, तो यहीं पर आपको ध्यान देनी है कि सबसे जो ऊपर में मिलता है बायां क्रम से, तो सबसे पहले इसमें आकर मिलता है रामगंगा। जो जो इसमें मिलेगा वो इसकी सहायक नदी हो जाएगी। रामगंगा के बाद कौन मिलता है? तो गोमती मिलता है। गोमती के बाद कौन मिलता है? तो घाघरा मिलता है। घाघरा के बाद कौन मिलता है? तो याद रखनी है घाघरा हो गया। उसके बाद गंडक मिलती है। गंडक के बाद कौन मिलता है? तो याद रखनी है कोसी मिलता है। और कोसी के बाद कौन मिलता है? महानंदा मिलता है। तो ये जो है इनका क्रम है, याद रखनी है। और यहाँ पर से नीचे से बात करेगा तो सबसे अधिक लंबा कौन है? यमुना है। उसके बाद आपका सोन मिलता है। उसके बाद आपका टॉन्स मिलता है। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा तो पुनपुन भी आके मिलती है। तो ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा है कि गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है घाघरा नदी हो जाएगा। अच्छा, घाघरा नदी जो है गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो याद रखनी है छपरा के निकट। कहाँ पर मिलती है? छपरा के निकट मिलती है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं दायां तरफ से पूछेगा सबसे लंबा नदी आपका सहायक कौन हो जाएगा? तो यमुना नदी हो जाएगा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करिएगा गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। अब जो है गंगा नदी से प्रश्न आपका एक भी नहीं छूटेगा इस मैप को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए
आगे की सवाल देखिएगा, विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद में स्थापित किया गया? बात करिएगा महाजनपद, अभी जिस तरह आपको 28 राज्य है, उसी तरह प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। और सभी महाजनपद का वर्णन जो है याद रखनी है कहाँ से मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय से आपको मिलते हैं इनकी जानकारी। और याद रखिएगा, आपको जैन धर्म में पूछेगा तो आपका हो जाएगा भगवती सूत्र से मिलता है, ठीक है। और इसकी चर्चा बोल दी है कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। यहीं पर पूछा है कि सबसे गणतंत्र महाजनपद किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा एक ही है, उनको हम लोग बोलते हैं बज्जी। बज्जी महाजनपद जो है सबसे गणतंत्र था, और इसकी राजधानी की बात करेगा तब आपका क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आंत्र ज्वर भी कहा गया है, तो आंत्र ज्वर किसको कहा गया है, तो याद रखनी है टाइफाइड को क्या कहा, किसको कहा गया, टाइफाइड को। अच्छा बात करिएगा टाइफाइड, टाइफाइड की जांच हम लोग किस टेस्ट के द्वारा करते हैं, तो बिडाल टेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बिडाल टेस्ट के द्वारा इसकी जांच करते हैं, ठीक है। और ये किस वायरस के होता है, तो याद रखनी है सेलमोनेला, सेलमोनेला टाइफाई वायरस के द्वारा इसकी बोल सकते हैं टाइफाइड रोग होता है। और ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो आंत अंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से आपको पूछा गया है कि जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग को याद रखनी है पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, क्या बोलिएगा, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से मतलब हो जाएगा बैक्टीरिया से। तो प से क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है प से हो जाएगा, आपको ध्यान देनी है प्लेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेग। डी से क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है डिप्थीरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, ठीक है। ती से क्या हो जाएगा, ते से हो जाएगा तपेदिक, क्या हो जाएगा, तपेदिक। का से हो जाएगा, तो याद रखनी है काला खांसी, क्या हो जाएगा, काला खांसी हो जाएंगे, ठीक है। टी से हो जाएगा, याद रखनी है टिटनस, क्या हो जाएगा, सॉरी टिटनस नहीं बोल सकते हैं, टाइफाइड या टिटनस दोनों दोनों है, ठीक है। और क से हो जाएगा कुष्ठ रोग, क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग। न्यू से हो जाएगा निमोनिया, ह से हो जाएगा हैजा। तो ये सभी जीवाणु से बीमारी है, इसको एक बार आप लोग याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी और पहली बार भारत रत्न में कितनी विभूतियों को नवाजा गया था। देखिए भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 से स्टार्ट मानी जाती है, और उस समय जो दिए गए थे 3 व्यक्तियों को देने का प्रावधान किया गया था। और अभी हाल ही में जो है 3 ही व्यक्तियों को दिया जा रहा है, लेकिन भारत के मोदी सरकार ने जो है अभी वर्तमान में 5 व्यक्तियों को दिया है। जो प्रथम बार जो मिला गया था वो किसको किसको मिला था, तो याद रखनी है सबसे पहले आपको याद रखनी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, क्या बोलिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। उसके बाद याद रखनी है सीवी रमन को मिला था, किसको मिला था, सीवी रमन को मिला था। उसके बाद एक व्यक्ति और थे, याद रखनी है राजगोपालाचारी, क्या बोलिएगा, राजगोपालाचारी को मिला था। इन तीनों व्यक्ति को पहली बार मिला था, जो कि अभी भारत में लेटेस्ट में 5 व्यक्तियों को दिया गया है, तो इसको एक बार आप लोग को देख लेनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का मंत्रिपरिषद बात करिएगा, राज्य का यहाँ पर पूछा गया, तो राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हो जाएगा, तो विधानसभा का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, विधानसभा का हो जाएगा। वहीं अगर आपको पूछेगा कि संघ की मंत्रिपरिषद किसके रूप से समूहित होती है, तो याद रखनी है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। तो इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के आंसर देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया गया था। देखिए यहाँ पर बात आता है फ्रांस क्रांति, क्या बोलिएगा, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो आपको पता रहनी चाहिए 1789 ईस्वी में हुआ था। और फ्रांस की क्रांति किस राजा के समय हुआ था, तो उस समय वहाँ का राजा हुआ करता था लुई 16वां। कौन हुआ करता था, लुई 16वां हुआ करता था। बात करिएगा फ्रांस की क्रांति में, तो फ्रांस की क्रांति को हम लोग बस्तिल का किला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बस्तिल का किला किससे संबंधित हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से संबंधित हो जाएगा। और इसमें जो नेशनल असेंबली का गठन किया गया था, इसमें 2 व्यक्ति को शामिल किया गया था, और वो 2 व्यक्ति कौन कौन थे, उसका नाम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसका नाम हो जाएगा, तो याद रखनी है उसका नाम है मिराबियो, क्या बोलिएगा, एक का नाम है मिराबियो और दूसरे का नाम आपका क्या हो जाएगा, ओबीसीएस, क्या बोलिएगा, ओबीसीए, ठीक है। तो इस तरह से आपका नाम था। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया, तो ये हो जाएगा संविधान का भाग आपका कौन था, 7वां था। 7वां को निरस्त कर दिया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। बात करिएगा यहाँ पर संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की बात करेगा तो ये कहाँ से लिया गया है, तो याद रखनी है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से अपनाया है, दक्षिण अफ्रीका से। और इसकी चर्चा संविधान के भाग 20 में देखने को मिलता है। और बात करिएगा इसका अनुच्छेद में, तो 368 में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत के शरण कब
लिया था, तो याद रखनी है ये लिए थे कब, 1959 में लिए थे। कब लिए थे, 1959 में भारत में शरण लिए थे। और इसके बाद 1962 में भारत चीन युद्ध भी हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जब भी संवैधानिक प्रमुख पूछे तब आपको हो जाएगा, तो याद रखनी है राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। वही अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आपको वास्तविक पूछेगा, वास्तविक प्रधान कौन होता है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिए, भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः कौन है। बात करिएगा भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। कहाँ पर हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा। वहीं बात करिएगा भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो वो हो जाएगा साउथ बटन। क्या बोलिएगा, साउथ बटन। और साउथ बटन आपका कहाँ पर है, तो याद रखनी है अंडमान निकोबार में है। वहीं बात करिएगा भारत में अभी कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 106 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपको 106 कौन हो जाएगा, तो रायमोना हो जाएगा। और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, तो याद रखनी है असम से, असम में है। और ये किस राष्ट्रीय उद्यान से अलग होकर बने हैं, तो याद रखनी है मानस राष्ट्रीय उद्यान से ये अलग होकर अपना अलग से राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। अभी तुरंत हमने बताया कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर अवस्थित है। देखिए महाजनपद की चर्चा हमने बताया कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलती है। और जिस समय अभी 28 राज्य है, उसी समय जो है प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था, जिसमें सबसे बड़ा मगध मगध महाजनपद हुआ करता था। और इसकी राजधानी की बात करिएगा तो राजगिरी। ये बिहार दरोगा में लगभग 4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर पूछा गया कि ऐसा कितने महाजनपद हैं जो कि भारत से बाहर है, तो भारत से बाहर जो है 2 महाजनपद हैं। एक आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है कंबोज। और दूसरा आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है आपका हो जाएगा, बोल सकते हैं गंधार। और इसकी दोनों को राजधानी भी आपको याद रखनी है। जैसे कंबोज का राजधानी कहाँ पर हो जाएगा, हाटन। और गंधार का राजधानी हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, तो इसको याद रखनी है। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी। देखिए ये प्रायद्वीपीय नदी मतलब दक्षिण भारत की नदी। दक्षिण भारत की नदी में से सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, तो गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करिएगा तो 1465 किलोमीटर है। और इसको लंबाई होने के कारण ही इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। ऐसे दक्षिणी गंगा पूछेगा तब तो आपका कावेरी आंसर हो जाएगा शुद्धता के रूप से। अब यहाँ पर बात आता है गोदावरी। तो गोदावरी याद रखनी है कहाँ से निकलती है, तो आपको इसका उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक के त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है। और ये अपना जल जो है महाराष्ट्र में बहते हुए तेलंगाना में बहती है, और तेलंगाना में बहते हुए आंध्र प्रदेश में बहती है, और आंध्र प्रदेश से अपना जल जो है कहाँ पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और यहाँ तक इसकी लंबाई हमने बताया 1465 किलोमीटर। यहाँ तक इसकी कई सारी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती है, जैसे आपका हो गया वैनगंगा। क्या बोलिएगा, वैनगंगा। उसके बाद याद रखनी है प्राणहिता। क्या बोलिएगा, प्राणहिता। उसके बाद याद रखनी है मंजीरा। क्या बोलिएगा, मंजीरा। उसके बाद याद रखनी है पैनगंगा। ये सभी जो है इनकी सहायक नदियां हो जाएगी। इसके अलावा कई और हैं, तो इसको आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। अन्नोदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न खदाड़ी आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है, तो अन्नोदय धन अन्न योजना में वही हो जाएगा आपका पीएम गरीब कल्याण योजना। ठीक है, तो ये चीज को याद रखनी है। चलिए आगे की सवाल को देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपातकालीन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। देखिए आपातकालीन हार्मोन की बात करिएगा तो ये तो एड्रीनल ग्लैंड से निकलते हैं। कहाँ से, एड्रीनल ग्रंथि से निकलते हैं। और एड्रीनल ग्रंथि से निकलते हैं और इससे एक हार्मोन स्रावित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। क्या बोलिएगा, एड्रेनलिन हार्मोन। और इसको याद रखनी है गुस्सा का हार्मोन भी बोलते हैं और डर का हार्मोन भी बोलते हैं। और इसको हम लोग लड़ो उरो हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लड़ो उरो हार्मोन भी बोलते हैं। मतलब कि बोल सकते हैं कि यह जो है आपातकालीन इमरजेंसी के रूप में निकलता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति बीमार है और वो 3 दिन से नहीं उठ पाया है, और उसके पास जो है एक सांप ला के रख दीजिए, वो अचानक उठ जाएगा। तो वो कहाँ से मिलता है हमको, आपातकालीन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन की स्रावित होती है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिए, भुगतान संतुलन की समस्या से किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार की जब भी बात करेगा तो 1991 आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा स्थान है। मतलब क्षेत्रफल के आधार पर इनका 13वां स्थान है, बिहार का क्या है, 13वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिए। अब जो है आपका होमवर्क से स्टार्ट है, पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो हमने दिया था आपको। पहला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया।
देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को कौन पारित किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और इसको कब किए थे? तो याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को पारित किया था। लेकिन ये बोल सकते हैं लागू पूछ रहा है यहाँ पर, तो लागू कब किया गया है? तो याद रखनी है 22 जनवरी 1947 को किया गया। कब किया गया? 22 जनवरी 1947। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 1947 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये किसके द्वारा? तो याद रखनी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्या बोलिएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो है संविधान को अंतिम रूपरेखा तैयार किया गया था। आगे की सवाल को देखिएगा। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण की सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, हिंदी संस्करण का पूछेगा। यहाँ पर सबसे पहले याद रखिए कि इंग्लिश में किसने लिखा था। इंग्लिश में लिखा था, आपको याद रखनी है, प्रेम बिहारी रायजादा ने। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा संविधान को लिखा गया था। और इसका हिंदी में संस्करण किसने किया था? तो याद रखनी है, बोल सकते हैं बसंत कुछ करके नाम है, तो बसंत एकदम ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने, बोल रहा है प्रत्यक्ष रूप से। पहले देखिए चुनाव जो होता था अप्रत्यक्ष रूप से, और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जो किया गया, सबसे पहले विधानसभा का चुनाव किया गया। क्या बोलिएगा? विधानसभा का चुनाव किया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और विधानसभा का जो चुनाव हुआ वो कहाँ पर किया गया था? प्रांत में। कहाँ पर? प्रांत में किया गया था। प्रांत उस समय किसको बोलते थे? तो राज्य को बोलते थे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखिए। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य हैं? देखिए, ये तीन प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा 1946 में एक हुआ करता था कौन? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा का निर्माण किया। और उस समय पूछेगा संविधान सभा में कितने व्यक्ति थे? तो 389 व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बाद भारत जब आजाद हुआ 1947 में याद रखिएगा, आजाद के समय पूछेगा कि संविधान सभा में कितने व्यक्ति थे? तो इसमें 299 व्यक्ति थे। कितना थे? 299 व्यक्ति थे। और जब याद रखनी है 24 जनवरी 1950 को संविधान अंतिम रूप से लागू किया गया, मतलब बनकर तैयार हो गया, मतलब बोल सकते हैं तैयार जब हो गया, तो उस समय जो है कितने व्यक्ति थे? तो 284 व्यक्ति थे। और पूछा जाएगा कि इन सभी में महिला कितना था? शुरू में 15 महिला था, अंत में जो है 8 महिला थे। तो ये को इस बात को एकदम ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति का अध्यक्ष देखिए, मौलिक कर्तव्य को यहाँ सिखाने संबंधी पूछ रहा है, न कि मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? तो वो समिति हो जाएगा सरदार स्वर सिंह समिति। क्या हो जाएगा? सरदार स्वर सिंह समिति। लेकिन सिखाने वाला जब भी पूछेगा तो याद रखनी है, ये हो जाएगा HG हाइवर करके कुछ नाम है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की चर्चा संविधान के भाग 4 में है। और इसको कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। और इसमें याद रखनी है, इसकी अनुच्छेद की बात करेगा तो अनुच्छेद इसका कितना हो जाएगा? 51 का क हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो विभाजन के बाद, यानी कि भारत का जब विभाजन हो गया, तो मतलब बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से प्रतिनिधित्व यानी चुनाव लड़े थे? तो याद रखनी है बंबई से लड़े थे। कहाँ से? बंबई से लड़े थे। और अगर पूछेगा विभाजन के पहले कहाँ से थे? तो बंगाल से। और बंगाल में विभाजन में जिस जिस मतलब बोल सकते हैं जिस क्षेत्र से थे, वो क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चल जाए, तो भीमराव अम्बेडकर को फिर से जो है बंबई से जो है इसको दिया गया। तो ये चीज को याद रखनी है। आगे की सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। इसमें कुल 7 सदस्य हुए, जिसमें कि याद रखिएगा एक आपका हो गया BR अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष हुए, और 6 अन्य सदस्य जैसे कृष्ण स्वामी अय्यर हो गया, गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, KM मुंशी हो गया, बेल मित्र के जगह पे N माधवा राव आए, DP खेतान आए। ये सभी बात को याद रखनी है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये किस रियासत ने नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने नहीं लिया था। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखें। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, अभी तुरंत बताया कैबिनेट मिशन में कितना था? 389 सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम पूछेगा तब आपका हो जाएगा 1895 में। और वो कौन किए थे? तो याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इसको हमने बताया था स्वराज, स्वराज फंड के नाम से जानते थे। और वहीं अगर हम मेंशन कर देगा 1934 में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तब आपका हो जाएगा MN राय। ठीक है, ये जब तक 1934 आपको नहीं दे तब तक आपको MN राय नहीं जाएगा। और सबसे अगर पहले पूछे तब आपको पूछना है, बताना है 1895 बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? यानी कि भारतीय संविधान में जो है एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए फ्रैंक फ्रेजर ने किया था। किसने किया था? फ्रैंक फ्रेजर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कनाडा से और लिया गया है तो याद रखनी है, बोल सकते हैं संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। आगे की सवाल को देखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? देखिए 9 दिसंबर से पूछ रहा है कि संविधान सभा कितने अस्तित्व में रही, तब तो आपका हो जाएगा, याद रखनी है 3 ईयर, यानी 3 वर्ष बोल सकते हैं। और कितना लगा था? 1 मंथ लगा था, यानी 1 महीना और बोल सकते हैं 16 डेज लगा था। ठीक है, और वहीं आपको पूछा जाएगा कि संविधान को बनाने में कितना दिन लगा, तब याद रखनी है 2 वर्ष 11 महीना और बोल सकते हैं 18 दिन लगा था। तो इसको भी ध्यान देते हुए चलिए, बनाने में पूछेगा तब ये, और ये जो अभी प्रश्न आपका पूछ रहा था तब आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे की सवाल देखिए, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? 1936 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? आपको याद रखनी है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ है? 1936 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो याद रखनी है जवाहरलाल नेहरू ने किया है। किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये एक ऐसा अधिवेशन था जो कि पूर्ण रूप से गांव में हुआ था। ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसको संवैधानिक सलाह के रूप में, सलाहकार के रूप में चुना गया? तो याद रखनी है बी एन राव को। किसको? बी एन राव हो जाएगा। और बी एन राव का फुल नाम क्या होता है? बेनेगल रमा राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भागों को आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? यानी कि किस भाग को आर्थिक न्याय का संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? आर्थिक न्याय बात करिएगा, एक हुआ था आपका रूसी क्रांति। क्या हुआ था? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो आपको पता है 1917 में हुआ था। और यहाँ से 3 प्रकार के शब्द को ग्रहण किया गया था। एक था आपका आर्थिक, क्या बोलिएगा? आर्थिक। दूसरा आपका था सामाजिक, क्या बोलिएगा? सामाजिक। और तीसरा आपका था राजनीतिक, क्या बोलिएगा? राजनीतिक। इसको जो है लिया गया था। इसको कहाँ पर लिया गया था? तो याद रखनी है प्रस्तावना में लिया गया था। प्रस्तावना में जोड़ा गया था 3 प्रकार के न्याय, तो यहीं से। और इसका भाग पूछेगा तो भाग 4 में वर्णन किया गया है। तो ये दोनों राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में। और ये अपना निर्माण कब की हुआ था? तो याद रखनी है ये हो जाएगा आपका जुलाई 1946। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देते हुए चलनी है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य हुआ करता था। तीनों सदस्य का नाम याद करने का ट्रिक है काल, जैसे बोल सकते हैं क्रिप्स, एलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो है याद रखें भारतीय सचिव के पद पर थे, इसीलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएल मित्तर की जगह पर प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया। बीएल मित्तर के जगह पर कौन आए थे? तो याद रखनी है आर माधवन राव आए थे। क्या बोलिएगा? आर माधवन राव आए थे। तो ये चीज भी ध्यान देनी है। और डीपी खेतान के जगह पे कौन आया था? तो वीटी कृष्णमाचारी आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? यानी कि कौन सही है? द्वैध शासन नीति जो है 1765 में लाया था। कौन लाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल ठीक है। सहायक संधि की नीति सबसे बेलेजली, बिल्कुल ठीक है। व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका तीनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल की गवर्नर की बात करेगा तो वो हो जाएगा वेंसी टाट। क्या हो जाएगा? वेंसी टाट हो जाएगा 1764 के समय। और 1764 का युद्ध याद रखिएगा, इसको हम लोग बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखनी है भारत की संयुक्त सेना और बोल सकते हैं अंग्रेज के सेना हेक्टर मुनरो के साथ हुई थी। भारत की संयुक्त सेना रहने के बावजूद भी इसमें भारत की हार हुई थी और हेक्टर मुनरो का जीत हुआ था। और इसी के बाद याद रखनी है रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? इलाहाबाद की संधि किया था। और इलाहाबाद का संधि आपका कब हुआ था? 1765 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल को किस नवाब में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत, सूबेदारी भी प्राप्त की? मतलब कि बोल गया कि बंगाल में जो दीवानी अधिकार, कर वसूलने का अधिकार तो दे दिया बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, उसके साथ जो निजामत, निजामत मतलब शासन पर शासन प्रशासन की भी देखरेख दे दिया। और वो किस समय दिया था? तो याद रखनी है नजमुद्दौला के समय। क्या बोलिएगा? नजमुद्दौला के समय। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। बहुत जगह इसका राइट मीर कासिम भी देता है, तो मीर कासिम इसका नहीं होगा। तो याद रखनी है कौन होगा? नजमुद्दौला ही होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। द्वैत शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्दयतापूर्ण लूटपाट की युग का संज्ञा दिया? तो ये द्वैत शासन याद रखनी है, इसका संज्ञा जो लूटपाट का दिया ये कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है एक ब्रिटिश थे, प्रिंसिपल स्पीयर उनका नाम था। क्या था? प्रिंसिपल स्पीयर। और ये बीपीएससी में लगभग 2 से 3 बार ये सवाल पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? सहायक संधि प्रणाली सबसे स्टार्ट पहले किसने किया था? तो याद रखनी है, ये किया तो था डुप्ले ने, लेकिन डुप्ले इसका राइट आंसर ले लीजिए। और इसका विस्तार अगर पूछेगा तब आपको कौन हो जाएगा? तो बेलेजली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलेजली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। चलिए आगे का सवाल देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप का नीति का उल्लंघन किया था? तो याद रखिएगा, बोला गया था कि कोई भी युद्ध लड़ा जाएगा तो उसमें जो हस्तक्षेप नीति का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, लेकिन बोल सकते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कॉर्नवालिस के द्वारा लड़ा गया था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसी में जो है याद रखिएगा क्या किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा हस्तक्षेप नीति का उल्लंघन किया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच हुआ था। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ये भी याद रखनी है, श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ। कई बार एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन। चलिए आगे का सवाल देखिए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, अभी तुरंत हमने बताया 1765 में, जिसको हम लोग द्वैत शासन बोलते हैं। इसको समाप्त कब किया गया था? 1772 ईस्वी में। और वो कौन किए थे? तो याद रखनी है, वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। आगे की सवाल देखिए, रिंग्स ऑफ फेंस की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग से हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की सवाल देखिए, भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई? मुक्त व्यापार की नीति की बात करेगा तो ये 1813 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी में बोला गया था कि याद रखिएगा सबसे पहली बार कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट पास किया गया था, जो कि मतलब कि बोल सकते हैं पास भी नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। ये कब किए गए थे? 1793 ईस्वी में किया गया था। और इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखिए कई नाम है, जैसे जमींदारी व्यवस्था भी इसी को बोला जाता है। और ये इसका जो है रूपरेखा तैयार किसने किया था? तो ये पूछा गया था जनसौर के द्वारा। किसके द्वारा? जनसौर के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कि बंदोबस्त एक होता है, याद रखनी है रैयतवाड़ी। क्या याद रखनी है? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये 1792 ईस्वी में लागू हुआ था। और इसको किसने किया था? तो टॉमस मुनरो और बोल सकते हैं रीड ने किया था, दोनों ने मिलकर किया था। और एक व्यवस्था होता है, याद रखनी है महलवाड़ी। क्या बोलिएगा? महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो याद रखनी है हॉल्ट मैकेंजे ने लागू किया था। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, ये किसमें बोला गया था? रैयतवाड़ी में बोला गया था। किसमें बोला गया था? रैयतवाड़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बरामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया? देखिए ये तो इसे बोल सकते हैं 1820 से मद्रास में लागू हुआ, लेकिन 1792 हमने बताया। और वहां पर किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो ये अरावली और विंध्याचल के बीच, अरावली राजस्थान में है आपको पता है, और विंध्याचल आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसके बीच का पठार को हम लोग क्या बोलते हैं? मालवा का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालवा का पठार बोलते हैं। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है गुरु शिखर। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? 1722 मीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपको मिलाना है। ये हमने बताया था पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदी के बीच है, तो ये इसका 4 हो जाएगा। कुमायूं हमने आपको बताया था सतलज तथा काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। और नेपाल हिमालय किसके किसके बीच है? काली और तीस्ता नदी के बीच। और असम हिमालय याद रखनी है तीस्ता तथा दिहंग, या बोल सकते हैं तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। तो यहाँ से 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। और ये सभी जो है याद रखनी है किसके रूप में है? प्रादेशिक रूप पर है। प्रादेशिक रूप पर जो हिमालय के 4 भागों में जो बांटा गया था उसी का है। और ये किसने बांटा था? तो याद रखनी है सर सिडनी बुलराड ने। किसने बोलिएगा? सर सिडनी बुलराड नामक व्यक्ति ने इसको किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप था दूसरे पदार्थों का हिमोर के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? तो इसको करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिए क्या बोला गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द को किसने रूपांतरित किया? बुग्याल मतलब याद रखिएगा घास होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। एक होता है पग्याल। क्या बोलिएगा? बुग्याल और पग्याल। और उसी तरह जम्मू कश्मीर में पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर में होता है मर्ग। क्या बोलिएगा? मर्ग। जैसे हो गया आपका गुलमर्ग। क्या बोलिएगा? गुलमर्ग हो गया। और एक होता है सोनमर्ग। तो ये दोनों जो है क्या है? एक प्रकार का घास का मैदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों से उत्तर की दक्षिण की ओर सही क्रम, यानी कि हिमालय पर्वत, ये आपका हिमालय पर्वत हो गया। और इसमें उत्तरी पूर्वी को मतलब पूर्वी को सबसे पहले कौन होता है? रामचा वर्मा होता है। तो वो तो बोल सकते हैं भारत और तिब्बती का है, अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले याद रखिएगा पटकाई बुम पर्वत हो जाएगा, जो कि कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नागा पहाड़ी कहाँ पर है? तो बोल सकते हैं नागालैंड में। उसके बाद याद रखनी है आपका हो जाएगा मिजो पहाड़ी। और उसके बाद आपका हो जाएगा लुसाई पहाड़ी। सॉरी लुसाई नहीं बोल सकते, लेमोडोल पहाड़ी। क्या हो जाएगा? लेमोडोल पहाड़ी। तो ये सभी एकदम उत्तर से दक्षिण में आपका क्रम है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मॉलिसिस बेसिन कहा जाता है? तो मिजोरम को। किसको कहा जाता है? मिजोरम इनका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की सवाल देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? यानी ये आपका हो गया भारत और ये आपका हो गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कौन कौन हो जाएगा? जैसे आपका हो जाएगा, याद रखनी है, अन्नामलाई हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्डमम हो जाएगा। तो यही तो होगा, ये सभी जो है पूर्वी हिमालय का। तो यहाँ से 1 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किस पहाड़ियों में आपस में मिलती है? तो ये आपको मिलती है नीलगिरी क्षेत्र में। कहाँ पर? तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में। और यहाँ पर एक पाया जाता है टोंडा जनजाति, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल को देखिए क्या बोला गया, इसको जो है सुमेलित करना है। तो गुजरात के द्वीप को हम लोग क्या बोलते हैं? कठियावाड़ तट बोलते हैं। महाराष्ट्र को क्या बोलते हैं? कोक्कन तट। कर्नाटक को मलाबार तट नहीं, कर्नाटक को बोलते हैं हम लोग कन्नड़ तट या तो केनरा तट। और केरल के तट को हम लोग क्या बोलते हैं? मलाबार तट। कोरोमंडल तट हम किसको बोलते हैं? तो याद रखनी है, तमिलनाडु क्षेत्र को। तमिलनाडु के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। वहीं उड़ीसा की बात करेगा तो उड़ीसा के तट को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्कल तट के नाम से जानते हैं। और वहीं पर आंध्र प्रदेश की बात करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलिएगा? उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर शामिल किया गया? 15। क्या बोलिएगा? 15। और जिसमें कि सबसे लेटेस्ट आपका न्यू कौन है? तो याद रखनी है, गरबा है। क्या है? गरबा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2017 में। कब किया गया है? 2017 में शामिल किया गया है। चलिए अब जो है आप लोग कल का होमवर्क सुन लीजिए, क्या क्या कल आपका होमवर्क रहने वाला है, सभी को आपको एक बार देखाना है। ठीक है, जैसे करंट अफेयर्स का बुक चल रहा था, आपको उसमें पेज नंबर आपको 36 से 40 होगा। क्या होगा? 36 से 40 होगा। क्वेश्चन बैंक की बात करेगा तो ये हो जाएगा 99 पेज से लेके 110 पेज तक हो जाएगा। उसके बाद बात करेगा आपको बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको सूक्ष्मजीव पर क्या आना है? सूक्ष्मजीव, जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और केमिस्ट्री की बात करेगा तो इसमें जो है बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया पर क्या आना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और फिजिक्स में बोल सकते हैं, फिजिक्स में आपको पर क्या आना है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण कहने का मतलब हो गया कि याद रखनी है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और अगर आपको बात करेगा इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक है उसका 230 पेज से लेके 235 पेज तक पढ़ के आना है। ठीक है, तो इन सभी को आपको पढ़ के आइए। वीडियो कैसा लगा ये आप वीडियो को अंत में बताइएगा, ठीक लगा? और जो है आपका वीडियो इसी तरह आते रहेगा, तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।